डन? यस, अगेन गुड मॉर्निंग। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर विद द नेम। आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो रिसर्च पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं या बहुत दिन बाद आए हैं, तो हम रिसर्च सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या पहले से कुछ एग्जिस्टेंस में है उसको हम रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए जो हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हम वहां तक मैंने आपसे बात कर ली थी। रिसर्च का वर्ड मीनिंग मैंने आपसे बता दिया था कि कुछ नया फाइंड आउट करना है, या पुराना जो है उसको अपन क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी नया ही खोजे, जो एग्जिस्टेंस में है अपडेशन जरूरी है, जिसको मैं वर्ड यूज करते हैं अपडेट। जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, आपका अपडेट मांगता है, नया नया चेंज हो जाता है ना। तो टाइम के साथ सिचुएशंस बदलती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती है, पीपल्स बदलते हैं, सेटिंग्स बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग अपने को चीजों को रिफाइन करना, अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, रिसर्च बोलते हैं। क्लियर? फिर रिसर्च करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। तो जनरली हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने। बहुत सारी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में। हम देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जहां पर रिसर्च की रिक्वायर्ड है। ठीक है, और कुछ सिचुएशंस सडन डेवलप होती है, जैसे कोविड-19 सडन कोई डेवलप हुआ था, और एट दैट टाइम दैट कोविड वैक्सीन वाज नॉट अवेलेबल, नहीं था हमारे पास। कोई सडन पैंडेमिक आया, अवेलेबल नहीं था, तो वो भी हमारे लिए एक रिसर्च प्रॉब्लम थी। उसको मैं वैक्सीन को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो मेरा जो आज का टॉपिक है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं, सपोज कोविड-19 की वैक्सीन हमें बनानी है, समझ में आई कहानी? ठीक है, या हम जो हमारा टॉपिक लेते हुए चल रहे थे, शायद किसी को याद होगा कि हम ब्रोंकाइटिस के ऊपर जनरली हम लेसन प्लान की इफेक्टिवनेस को देख रहे थे। ये हमारा टॉपिक था जब हम लेके चल रहे थे। क्लियर? तो जनरली हम फर्स्ट स्टेप जो होती है रिसर्च प्रोसेस की, मैं पढ़ा चुका हूं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में, कि आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। हम रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करते हैं भैया, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा कि आपके आंसर जो है वो एमसीक्यूज पे डिपेंड करते हैं, जो उसके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ये मैं बता चुका हूं आपको। क्लियर है आपको? ऐसा नहीं हमने वो पढ़ा उसमें नहीं आया है, तो हो सकता है उसका कोई अल्टरनेट आंसर हो सकता है। क्लियर? तो जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आपने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। सपोज हमें इफेक्टिवनेस देखनी है लेसन प्लान की, किसके ऊपर, ब्रोंकाइटिस के ऊपर। ये हमारे रिसर्च प्रॉब्लम है। क्लियर? तो जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद क्लियर, ये स्टेप आती है हमारी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर जनरली क्या है, लिटरेचर वर्ड जो है जनरली प्रीवियस जो रिसर्च स्टडी हुई है, ऑलरेडी जो भी रिसर्च स्टडी हो चुकी है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। उनको क्या करते हैं, हम रिव्यू करते हैं। सेकंड सवाल यहां से आता है कि हम पुरानी रिसर्च स्टडी जो होती है उनको रिव्यू क्यों करते हैं, क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? क्लियर? तो जनरली क्या है कि हम हमारी रिसर्च प्रॉब्लम जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं, क्लियर, उसके साथ में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी आर कंडक्टिंग दिस रिसर्च स्टडी। हम ये कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस रिसर्च स्टडी को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग। जो भी प्रीवियस वॉट एवर स्टडी हैज बीन डन, पहले जो हो चुकी है, उनको हम क्रिटिकली क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्रिटिकली क्या करते हैं, मेरा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं मैं। क्रिटिकली क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यूज कराऊंगा इसके बाद में, बात समझ में आएगा मुझे ना। ध्यान से जागना भैया, है ना, ऐसे गलत करके आओगे तो मजा नहीं आएगा। क्लियर? हर वर्ड कह रहा हूं मैं। जो हमारा रिसर्च स्टडी है, हम जिसपे स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो पहले कोई भी रिसर्च स्टडी हो चुकी है, उसको हम क्या करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, और उसके रिगार्डिंग जितना भी स्टडी हुई है उसका थोरोली डीपली नॉलेज हम क्या करते हैं, गेन करते हैं, कि ऑलरेडी क्या हो चुका है और क्या हमें करना है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। समझ में आ गई आपको कहानी? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का वर्ड मीनिंग समझ में आ गया? ठीक है, कि टू गेन द नॉलेज,
टू गेन द नॉलेज रिगार्डिंग योर टॉपिक एंड टू कलेक्ट द एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स कि इसके रिगार्डिंग क्या स्टडी हो चुकी है, उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसी को हम जो भी रीडर्स हैं जो रीड करते हैं हमारे आर्टिकल्स को, उनको हम क्या करते हैं, कन्वे करते हैं कि हम ये स्टडी पहले से हो चुकी है, उन्होंने ये फाइंडिंग्स उसमें लिखी थी और मैं जो स्टडी कर रहा हूं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कहानी समझ में आई यहां पे? ठीक है, बात करूं मैं आगे, छोटा टॉपिक है, ठीक है, बस कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, वो मैंने यहां पे जनरली पुट किए हैं, वो मैं आपसे लास्ट में बात करूं, एंड ऑफ द टॉपिक, छोटा टॉपिक है वैसे। ठीक है, यू कैन सी द इंट्रोडक्शन, ध्यान से देखना, एक एक चीज में छोटी छोटी लाइन में लिखा है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है बट जनरली याद रखें ये अर्ली स्टेप में हम इसको मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताई थी स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, अगर याद है किसी को तो। सेकंड मैंने बताया था आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो याद रहे, अगर यहां से भी अगर एमसीक्यूज बनता है कि जो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो आप रिसर्च प्रोसेस के एंड में लिखते हैं, मिडल में लिखते हैं या स्टार्टिंग में लिखते हैं जनरली, तो जनरली रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है इट राइट इन द स्टार्ट ऑफ द रिसर्च या बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, बिगिनिंग या इनिशियल फेज के अंदर हम इसको मेंशन करते हैं। समझ में आ रही कहानी? क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूं, द मेन पर्पस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इज टू कन्वे करना टू द रीडर्स, रीड करने वाले जो आपका आर्टिकल को पढ़ेंगे, अबाउट द वर्क ऑलरेडी डन। समझ में आई कहानी? अबाउट द वर्क ऑलरेडी डन, जो पहले से हो चुका है उसी को हम क्या कर रहे हैं, आपको कन्वे कर रहे हैं, इतनी सी कहानी है। क्लियर? एंड द नॉलेज एंड आइडियाज दैट हैव बीन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च। ठीक है, जो भी नॉलेज या आइडियाज पहले से हो चुके हैं वो मैं उसमें मेंशन कर रहा हूं, जिससे आपको कन्वे हो चुका हो कि मैंने ये स्टडी कंडक्ट किया है और इसका पहले ये स्टडी कंडक्ट हो चुकी थी। समझ में आई कहानी? सेम उसी तरीके से डेफिनेशन है, मैं ऐसे ही आपके नोट्स के लिए बना रहा हूं मैं सब चीजों को, इतना कहानी जो मैंने आपको बताई है उतनी ही। ठीक है, कभी ऐसा डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। क्लियर? लिटरेचर रिव्यू इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज बीन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और पब्लिश्ड ऑन अ पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक। ऑलरेडी क्या पब्लिश हो चुका है, क्या हो चुका है, ठीक है, बाई एक्रेडिटेड स्कॉलर्स एंड रिसर्चर जिसने किया है, उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्लियर है? ठीक है, एक और डेफिनेशन है, उसको बताने की ज्यादा नीड नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख रखी है, एक ही डेफिनेशन है, केवल समझने के लिए मैंने डेफिनेशन लिखा है। नेक्स्ट मैं आपके पास चलता हूं, आपको कंसेप्ट समझ में आया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या चीज है? समझ में आई कहानी कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है आपका कोई स्टडी करने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम से, ठीक है, जैसे हम ब्रोंकाइटिस पे करने जा रहे हैं, तो ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं या अनपब्लिश आर्टिकल है, उनको हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि पहले क्या रिजल्ट रहा, कौन सी उनकी सेटिंग थी, कौन सी उन्होंने मेथोडोलॉजी यूज की, जो भी है व्हाटएवर। क्लियर? उसको हम क्या करते हैं, क्रिटिकली, एक तो क्रिटिकली उसको एनालाइज करते हैं और थोरोली भी करते हैं, डीपली भी करते हैं, लेकिन उसके सराउंडिंग जितनी भी चीजें सबको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। दो वर्ड मैंने बोले आपसे, आपको स्ट्रेटेजिकली और क्रिटिकली और थोरोली या डीपली हम उसको क्या करते हैं भैया, एनालाइज करते हैं। ये दो वर्ड आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं अगर कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कर रहे हैं? कोई भी, एनी वन, जस्ट थिंक ओनली। नॉलेज जानना, नॉलेज कि पहले क्या हो चुका है, ठीक है, व्हाट हैज बीन डन, ठीक है, वो हमें जानना है। और कुछ उसमें हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि जब ऑलरेडी हो चुका है तो हमारे को रिसर्च स्टडी करने की क्या नीड है, हमारे को रिसर्च स्टडी करने की क्या नीड है। समझ में आ रही कहानी? क्लियर? और उसने जो पहले किया है उसके बारे में हम उसको रिव्यू दे रहे हैं कि उसने क्या कर लिया है। ठीक है, और कोई है इसके इर्द गिर्द ही वैसे चीजें, कोर कंसेप्ट यही है। आपको बता, हाँ, उसको जनरली हम जर्नल क्लब प्रेजेंटेशन में करते हैं कि मैं इनके एक वर्ड को अगर लूं, इन्होंने बताया कि उनके कोई एरर्स हैं जिनको हम देखेंगे, है ना, उनकी स्टडी को, तो मैं उसके लिए वर्ड यूज करूं, दैट इज लिमिटेशंस, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड वेरी वेल कि व्हाट इज द डिलिमिटेशंस एंड व्हाट इज द लिमिटेशन। डिलिमिटेशन मैंने आपको बताया था कि प्री सेट क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस ही कह सकता हूं मैं उनको, ठीक है, लेकिन डिलिमिटेशन के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके, वो रिसर्चर इंपोज करता है, उस पर वो सेट करता है पहले से, ठीक है, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं वो आपकी स्टडी की वीकनेस है या शॉर्टकमिंग्स है, जिनका रिसर्चर के ऊपर कोई कंट्रोल जनरली नहीं होता है। तो इनके वर्ड को मैंने क्या यूज किया, कैसे, लिमिटेशंस या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दोनों चीज।
क्लियर है? ठीक है, दो चार चीज इसके इर्द गिर्द है, मैं बात करता हूं। जनरली इससे ऐसा एमसीक्यूज मिलता नहीं है, बट आपको अगर इस तरीके से मिल जाए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक्सेप्ट, ठीक है, तो हो सकता है इसमें कुछ और ऐड के, पर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर है क्या चीज, ताकि उसको लैंग्वेज को मॉडिफिकेशन करके भी दे तो आप उसको सॉल्व कर पाए। क्लियर? मैं बात करता हूं, आपने कहा डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, उसको डेवलप करना, उसको रिफाइन करने के लिए है। सेकंड में बात करूं, ओरिएंटेशन टू व्हाट इज नोन एंड नॉट नोन, पहले क्या जान चुके हैं, ठीक है। सपोज मैं आईवी थेरेपी के ऊपर कोई रिसर्च स्टडी करना चाह रहा हूं, आईवी थेरेपी में मैं नॉलेज असेस करना चाह रहा हूं, क्लियर, मैं नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों असेस करना चाह रहा हूं। समझ में कहानी? मैंने प्रीवियस स्टडी देखी, उसमें केवल नॉलेज असेस किया हुआ, प्रैक्टिस असेस की हुई नहीं है, ठीक है। तो आपने नॉलेज का उसमें लगा दिया आर्टिकल और प्रैक्टिस असेस नहीं की आपने किस तरीके की प्रैक्टिस है, तो आप उसको कंडक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जानना कि पहले क्या हो चुका है और क्या नहीं हुआ है और हमें उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करना है। सेम स्टडी को रेप्लिकेट करने की जनरली जरूरत नहीं है। क्लियर? डिटर्मिनेशन ऑफ एनी गैप्स और इनकंसिस्टेंसी इन द बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज के बीच में जो गैप है ऐसा लिखा हुआ है, और प्रोवाइड एविडेंस, मैंने कहा एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि ये इस स्टडी से रिलेटेड ये एविडेंसेस आपके हैं। क्लियर? एक दो पॉइंट्स और है, लाइक जो मैंने बात कर रहा आपसे, डिटर्मिनेशन ऑफ ए नीड टू रेप्लिकेट ए प्रायर स्टडी। आपको रेप्लिकेट मतलब जो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसी स्टडी को वापस करना चाह रहे हैं, तो क्यों करना चाह रहे हैं? सपोज मैं आईवी थेरेपी पे एक एग्जांपल लेता हूं, आपने आईवी थेरेपी के ऊपर नॉलेज असेस किया बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का, क्लियर, या नर्सिंग ऑफिसर्स का आपने क्या किया, नॉलेज असेस किया आईवी थेरेपी के रिगार्डिंग। समझ में आई नॉलेज? ठीक है, आपने एक हॉस्पिटल पे उस स्टडी को कंडक्ट कर दिया, एक कोई भी हॉस्पिटल ले लिया आपने कर दिया, तो आपने उसको क्रिटिकली पढ़ा और आपने उसमें देखा कि उसने जो रिसर्च सेटिंग थी उसकी, वो ओनली एक ही हॉस्पिटल था। हो सकता है बहुत अच्छा हॉस्पिटल हो वो, तो वहां पर उनका नॉलेज अच्छा हो सकता है बहुत बुरा हॉस्पिटल हो, और आप तो कह दो नहीं नर्सिंग ऑफिसर का नॉलेज बहुत पुअर है रिगार्डिंग द आईवी थेरेपी, तो हम उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना, कि रिसर्च स्टडी की जो सेटिंग है वो क्या हमारी लिमिटेड है, इसलिए तो हम डिफरेंट सेटिंग में उसको कर सकते हैं, रेप्लिकेट करें तो। समझ में आई कहानी? क्लियर? कहानी उसके इर्द गिर्द ही है। क्लियर? और रिलेवेंट थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंस है वो मैं उसकी बात करते हुए चल रहा हूं। आपने बताया था मुझे अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू और रिफाइंड क्लिनिकल इंटरवेंशंस, आपने उसको जो बताया था मुझे, ठीक है। और जो आपने मुझे कहा था स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द डिजाइन या मेथड जो यूज किया था आपने, ठीक है, उसकी मैंने आपसे बात कर दी, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या लिमिटेशंस है। क्लियर? एंड हेल्प्स इन द प्लानिंग ऑफ द मेथोडोलॉजी, हम हमारी स्टडी के अंदर क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, ऑलरेडी कौन सी मेथोडोलॉजी हो चुकी है और हम कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे उसके रिगार्डिंग जानते हैं। क्लियर? ये जनरली क्या है आपके पर्पस है, सॉरी इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। पर्पस भी लगभग सिमिलर से है, ठीक है, ये थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है, बाकी ऐसा ये एमसीक्यूज का पार्ट नहीं है। क्लियर? मैं पर्पस लेके चलता हूं। सेम लिटरेचर रिव्यू क्या है, कन्वे करना रीडर को प्रीवियस नॉलेज एंड फैक्ट्स एस्टैब्लिश्ड ऑन द टॉपिक, प्रीवियस क्या हुआ है उसके बारे में उसको कन्वे कर रहे हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ द ईच स्टडी टू अदर रिसर्च स्टडीज एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ प्रायर स्कॉलरशिप टू प्रिवेंट द डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट, मतलब पहले से कोई स्टडी सेम हो चुकी है तो उसको आप डुप्लीकेट ना करें, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड लर्न हाउ अदर्स हैव डिफाइंड एंड मेजर्स द की कंसेप्ट, पहले वाले लोगों ने, जैसे मैंने आपको कहा कि हम कोई स्टडी क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन के ऊपर कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, एडल्ट के ऊपर कर रहे हैं। क्लियर? या मैंने कहा कि मैं आईवी थेरेपी जो है वो मैं नॉलेज असेस कर रहा हूं नर्सिंग ऑफिसर्स का। क्लियर? अब पहले वाले बंदे ने क्या किया, केवल जो एम्स के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर्स थे उन्हीं को उन्होंने लिया, क्योंकि जनरली जो नर्सिंग ऑफिसर वर्ड है वो एम्स के अंदर ही यूज किया जाता है। ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट की शायद एमपी गाइडलाइन नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो हो चुकी है नर्सिंग ऑफिसर। क्लियर? तो पहले वाले जो भी पर्सन है उसने उसको कहां पर स्टडी को कंडक्ट किया, क्लियर, तो उसने उसको मेजर किया नर्सिंग ऑफिसर्स को, सपोज कि नर्सिंग ऑफिसर हु आर वर्किंग इन द एम्स ओनली। क्लियर? बट आप जो स्टडी कर रहे हैं कि ऑल ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, आइदर वी कॉल द स्टाफ नर्स, कहीं पे स्टाफ नर्स बोलते हैं, उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, और एम्स के स्टाफ को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि उनको अपन नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो आप अपनी स्टडी में किस तरीके से उनको इंक्लूड कर रहे हैं, मैं बता चुका हूं इसके बारे में पहले। क्लियर? और डेटा का सोर्स क्या था जिसने अदर रिसर्च ने यूज किया उसके बारे में, और अल्टरनेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं एंड सी व्हाट हैज और हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड, क्या पहले से इन्वेस्टिगेट हुआ है और क्या नहीं हुआ है उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्लियर?
and new ways to interpret in the previous research. So these are the जनरली वी कॉल द पर्पज ऑफ द, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं वापस लेके चलता हूं आपको। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की मैं बात कर रहा था आपसे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या था? जनरली रिसर्च प्रॉब्लम जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ऑलरेडी स्टडी पहले हो चुकी है और क्या हमें नहीं करनी है, क्या हमारी स्टडी की इंपॉर्टेंस है। इस वजह से हम जनरली क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं प्रीवियस स्टडीज का। उसी को अपन क्या बोलते हैं? रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। उसका इंपॉर्टेंस पर्पज लगभग आपका सेम है, वो आप अपने मन से भी, अपने क्रिटिकल थिंकिंग से आपको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब जब हम रिसर्च स्टडी करते हैं तो उसके अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उसको हम लिखते हैं। उसको जब लिखते हैं तो उसके 4 टाइप्स होते हैं। जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम लिखते हैं तो आपने स्टडी की पहले से, ठीक है, तो उसको मुझे लिखना किस तरीके से है, उसका जो तरीका है लिखने का, उसी के बेस पे हमने उसको क्या पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में। इसमें क्वेश्चन क्या टाइप्स होता है वैसे नहीं आता है। कैसे क्वेश्चंस आएगा मैं भी इसमें से बताऊंगा। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चंस बनता है, केवल उसके लिए मैं आपको दो टाइप को एक्सप्लेन कर रहा हूं इन वेरी शॉर्ट। जनरली 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप जो होता है दैट इज अ नैरेटिव फॉर्म या ट्रेडिशनल फॉर्म। ट्रेडिशनल वर्ड का मतलब समझ लो, जो पहले से चला आ रहा है। और नैरेटिव वर्ड मैंने क्वालिटेटिव स्टडी में लिखा है, जनरली रिटन फॉर्म में जो लिखते हैं वो नैरेशन बोलते हैं उसको। ये क्या होता है? मैं 3 चीजें लेके चलता हूं आपको। पेन नहीं आज? चल जाएगा ना? हाँ सही गया मैं। ब्लैक है ये। मैं जो टाइप्स की बात कर रहा हूं आपसे, पहला, अच्छा सॉरी पेन आ गया इसलिए ना। नैरेटिव या ट्रेडिशनल फॉर्म। जनरली हम कभी भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लिखते हैं उसको 3 पार्ट में लिखते हैं। क्लियर? कभी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, अभी तक क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, पर याद रहे जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं 3 पार्ट में लिखते हैं। क्लियर? पहला पार्ट जो लिखते हैं 1 या 2 लाइन के अंदर जनरली इंट्रोडक्शन। क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन, जिसमें जिस भी व्यक्ति ने जो रिसर्च किया है पहले से, उसका रिसर्च स्टडी का टाइटल क्या है, कब स्टडी की है। सपोज उसने स्टडी की है ए स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम रिगार्डिंग द सीओपीडी। हम ब्रोंकाइटिस पे कर रहे हैं, उसी का पार्ट है। हम लेसन प्लान की इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, लेकिन उस बंदे ने क्या किया था? सीओपीडी पे स्टडी की थी और इफेक्टिवनेस देखी थी स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम की। तो है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल, इससे आर्टिकल उसी से। तो और किस सन में की थी, किस ऑथर ने की थी, जनरली हम उसको क्या करते थे? फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देते हैं। समझ में कहानी? सेकंड जो होता है पार्ट, उसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी पार्ट होता है। बॉडी पार्ट में जो भी उसका जनरली उसने क्या किया कि उसने क्या नॉलेज एसेस किया था विद यूजिंग द क्वेश्चनर, या जो भी यूज किया था उसका जो एक समराइज फॉर्म के अंदर है, 3 4 5 लाइन के अंदर, उस स्टडी का जो सारांश है, समराइजेशन है, वो हम कहां लिखते हैं? जनरली बॉडी के अंदर लिखते हैं। समझ में कहानी? और लास्ट पार्ट जो हम लिखते हैं, थर्ड पार्ट, दैट इज कंक्लूजन। 1 या 2 लाइन के अंदर जनरली हम क्या बता देते हैं कि उसका कंक्लूजन क्या है, कि आपने जो स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम या लेसन प्लान जिसकी इफेक्टिवनेस चेक करना चाह रहे थे, वो इफेक्टिव था या नहीं था। अगर आप आईवी थेरेपी के ऊपर नॉलेज असेस करना चाह रहे हैं तो नॉलेज जो है नर्सिंग ऑफिसर्स को, वो नॉलेज गुड था, पुअर था या एवरेज था, व्हाटएवर, है ना, उसका एक कंक्लूजन निकाल करके कि नर्सिंग ऑफिसर्स हैविंग द गुड नॉलेज रिगार्डिंग द आईवी थेरेपी। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस रिसर्च स्टडी। तो 3 पार्ट में हम क्या लिखते हैं भैया? जनरली रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें पुराना उसका टाइटल क्या था, उसने कब स्टडी कंडक्ट की, 2006 में की, 2008 में की, और ऑथर का नाम क्या है। क्लियर? बॉडी में उसका समराइजेशन लिखते हैं अपन पुराने स्टडी का, और थर्ड पार्ट में हम क्या लिखते हैं? कंक्लूजन लिखते हैं। तो कभी अगर पूछा जाता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उसको आप कितने पार्ट के अंदर लिखते हैं, तो 3 पार्ट में लिखते हैं। अगर एक्सेप्ट में पूछे कि क्या क्या है उसमें से, तो 1 इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट इज द बॉडी, एंड थर्ड पार्ट इज द कंक्लूजन। समझ में ये कहानी? क्लियर? तो मैं जो बात कर रहा था आपसे, जो टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू को, पहला टाइप्स की मैंने बात की थी, दैट इज द ट्रेडिशनल और नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। तो इस ट्रेडिशनल जो लिटरेचर रिव्यू है, इसके मैं चलो पहले 4 बता देता हूं, मैं एक एक्सप्लेन करता हूं आपको। सेकंड जो होता है दैट इज अ सिस्टेमिक लिटरेचर रिव्यू, एंड थर्ड वन होता है मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस। मैं वैसे इसको एक्सप्लेन नहीं कर, बहुत डिटेल, ये बहुत हाई लेवल की चीज है, ठीक है, लेकिन मैंने इससे एक क्वेश्चन देखा था
ठीक है, अगर वो उस क्वेश्चन को मुझे सोल्व कराना, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर? सिस्टमिक, थर्ड वन इज द मेटा एनालिसिस और फोर्थ वन इज द मेटा सिंथेसिस। 4 टाइप होते हैं, आपने पहले देखे होंगे 4 टाइप। मैं शॉर्ट में कोई एक एक को एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। मैंने पहले इसके बारे में लिखा भी नहीं था, फिर मुझे कहीं क्वेश्चन मिला तो फिर मैंने कल रात को इसके अंदर 4 चीजें ऐड की। क्लियर? जनरली ये जो लिटरेचर रिव्यू मैंने अभी आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, 3 पार्ट में लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, तो एक जनरल समराइजेशन होता है, जनरली एक जनरल समराइजेशन जो ट्रेडिशनल मेथड में आप यूज कर रहे हैं। क्या ये जनरली आपके रिसर्च स्टडी के अंदर एक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कि यार हमने पढ़ा है इसके बारे में प्रीवियस रिसर्च आर्टिकल्स और उसके बारे में ये समराइजेशन है और उन्होंने उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो आप देखेंगे अगर तो जनरली क्या है, क्या करता है, समरी करता है ऑफ द लिटरेचर। प्रीवियस स्टडी क्या करते हैं, समरी करता है एंड ड्रॉज द कंक्लूजन अबाउट द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन, और उसका कंक्लूजन के फॉर्म में जनरली अपन लिख देते हैं। क्लियर? और कुछ नहीं है, केवल एक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप प्रीवियस आर्टिकल को समराइज करके और एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। क्लियर? और देखो इसमें आप देखेंगे पेन नहीं चलेगा, डन। ट्रेडिशनल की बात कर रहा था मैं आपसे। ट्रेडिशनल जनरली प्रीवियस जो रिसर्च आर्टिकल होता है, जनरली हम उसको क्या कर देते हैं, समराइज फॉर्म के अंदर जनरली हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, और लिखते कैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था। क्या सेकंड जो आता है, दैट इज, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूं, मैंने आपके लिए लिखा है, कभी आपको पढ़ने की जरूरत पड़े तो। क्लियर? ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन मैं इसका एक एमसीक्यू बताऊंगा, वहां पे आपको इसका यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट वन इज द सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यू। कहीं कहीं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ भी आपको मिलता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यू के अंदर जनरली अपन क्या करते हैं, जनरली मैं बात कर रहा हूं, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है, अब ये क्या होती है, रिसर्च डिजाइन पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज क्या है। या सेकंड में बात करूं तो क्वांटिटेटिव स्टडीज जनरली जो होती है, क्वांटिटेटिव स्टडीज, याद रहे मेरा एक एक वर्ड कीमती है। क्लियर? ट्रेडिशनल समझ में आ गया आपको, एक सिंपल प्रीवियस जो रिसर्च स्टडी हुई है उसको एक समराइज फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली मेंशन करते हैं। क्लियर? एक समरी है कि हमने किया है। सिस्टमेटिक में क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव स्टडीज होती है, स्पेशली जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं, जिसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं, आरसीटीज बोलते हैं, क्लियर, उनको क्या करते हैं आप 10 सेम टॉपिक पे आपने 10-12 स्टडीज को क्या कर दिया, रीड किया आपने, सेम स्टडीज को आपने 10-12 स्टडीज को क्या किया, आपने रीड किया। ठीक है, और उसका आपने एनालिसिस किया। 10-12 स्टडीज में नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, मतलब मल्टीपल स्टडीज ऑन सेम टॉपिक। याद रहे, सेम टॉपिक पे आप उसको क्या करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और एक उसका समराइजेशन फॉर्म के अंदर उन सबका एक सारांश जो है, एक रिव्यू करके आप उसको लिखते हैं। उसी को क्या बोलते हैं भैया, सिस्टमैटिक या सिस्टमिक रिव्यू। 2 वर्ड मैंने यहां से बोले आपसे, क्वांटिटेटिव स्टडीज, स्पेशली आरसीटीज जनरली, क्या उनको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, क्रिटिकली उसको एनालाइज करते हैं और समराइज करके उसका सारांश जो अपन लिखते हैं वो क्या है आपका भैया, सिस्टमिक रिव्यू। समझ में आई कहानी? थर्ड पार्ट जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, दैट इज अ मेटा एनालिसिस। थर्ड, ध्यान से समझना भैया, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है आपको, शायद ही कहीं किसी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल पाएगा इनका डिफरेंस। आप सर्च करके देख लेना कल, है ना, आज तो पढ़ा रहा हूं मैं, कल सर्च करके देख लेना आप, ठीक है ना, ये बेसिक डिफरेंस है जो नहीं मिल पाएगा आपको। क्लियर? मेटा एनालिसिस वर्ड जो मैंने यूज किया है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारी स्टडीज को हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्टडीज को सेम, ठीक है, और सेम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज को ही करते हैं। यहां पर भी क्या है भैया, क्वांटिटेटिव स्टडीज को ही हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं या एनालाइज करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज कर लिया, लेकिन और उन सबको क्या करते हैं, या तो अपन ने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया सिस्टमेटिक रिव्यू में, और अपन ने उनको एनालिसिस करके अपनी तरफ से अपन ने एक रिव्यू बना करके उसका लिख दिया। यहां पर क्या करते हैं, मेटा एनालिसिस के अंदर जितनी भी क्वांटिटेटिव स्टडीज हैं, सेम टॉपिक के ऊपर 10, 12, 15, 20 जितनी भी हो सकती है, उनको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज हैं। सपोज मैंने कहा आपने रिसर्च स्टडी किया नॉलेज पे, आईवी थेरेपी पे,
आपने स्टडी किया क्वांटिटेटिव, आपने कहा कि 67% नर्सिंग ऑफिसर्स हैविंग द गुड नॉलेज। आपने क्या, आपकी स्टडी मैंने सेम देखी, आईवी थेरेपी भी कर रखी है आपने कहा कि 50% नर्सिंग ऑफिसर्स हैविंग द गुड नॉलेज। आपने कहा 40% आपकी स्टडी में, आपने कहा 78%, एक ने कहा 98%। सबका स्टडी का जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट आया, क्योंकि डिफरेंट सेटिंग है, डिफरेंट पॉपुलेशन है, सब कुछ डिफरेंट डेटा को डिफरेंट डिफरेंट आया। हम उसको क्या करते हैं, सभी डेटा को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल क्या करते हैं, इनका कैलकुलेशन करते हैं, और जो रिजल्ट निकल करके आता है उसको हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, और दैट इज मेटा एनालिसिस। और मेटा एनालिसिस है स्ट्रॉन्गेस्ट लिटरेचर रिव्यू, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है वो क्या है भैया, मेटा एनालिसिस। क्योंकि एक तो ये कैलकुलेशन से होता है और एक मल्टीपल स्टडीज से हो सकता है। आपने सपोज बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है आपको गुड नॉलेज आया हो, तो हमने बहुत सारे स्टडीज को क्या कर दिया, सेम टॉपिक के ऊपर उनको सिंथेसाइज कर दिया, और जनरली स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन अपन ने किया, और जो रिजल्ट निकल करके आया, और उसके आधार पर हमने बताया कि दैट हैविंग द गुड नॉलेज, पुअर नॉलेज और एवरेज नॉलेज, दैट इज अ मेटा एनालिसिस। तो दो कहानी निकल के आती है, यहां भी क्वांटिटेटिव स्टडीज को अपन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं अपन, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटा एनालिसिस। ये बेसिक कोर डिफरेंस है, समझ में एक कहानी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज मेटा सिंथेसिस। मैं 4 पार्ट के लेके चल रहा हूं। ट्रेडिशनल था, उसके अंदर जनरली क्या है भैया, आपका बेसिक एक आप उसका समराइज करते हैं प्रीवियस स्टडीज का, जिसको जनरली अपन 3 पार्ट में जनरली अपन इस तरीके से लिखते हैं, उसको लिटरेचर जो नैरेटिव वाला है उसको 3 पार्ट में लिखते हैं। क्लियर, एक समराइजेशन है कि आपने क्या काम किया, मैंने समराइज में लिख दिया, क्या कंक्लूजन निकल करके आया, ज्यादा मैं उसमें कैलकुलेशन लगाता नहीं। सिस्टमिक रिव्यू जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडीज है स्पेशली, ठीक है ना, लेकिन वहां पे कोई स्टैटिस्टिकल उसमें फॉर्मूलाज अपन जनरली इसके अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, और एक रिव्यू बना करके हम उसको लिख रहे हैं, और इंडिविजुअल स्टडीज को जनरली हम क्या करते हैं, उसमें मेंशन करते हैं। इंडिविजुअल स्टडी, आपने क्या स्टडी की, उसका क्या है, आपने की उसका क्या था, एक एक स्टडीज को अपन मेंशन करते हैं, उसका एक कोर जो उसका निकल करके आता है, उसी को हम आपको क्या कर देते हैं, कन्वे करते हैं, कुछ नया डेवलप नहीं करते हैं। थर्ड मैंने आपको बताया था मेटा एनालिसिस, सेम उन्हीं क्वांटिटेटिव स्टडीज को एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन सबका क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब फॉर्मूलाज या कुछ कुछ अपन उसके अंदर यूज करते हैं, अपने मन से कोई आकलन उसको अपन जनरली नहीं कर रहे हैं। लास्ट दैट इज मेटा सिंथेसिस जो है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जनरली क्वालिटेटिव स्टडीज को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। क्वालिटेटिव वहां क्या थी अपनी, क्वांटिटेटिव, यहां क्या भैया, तो जहां क्वालिटेटिव स्टडी का वर्ड आ जाए तो समझना है वो क्या है भैया, मेटा सिंथेसिस, क्वालिटेटिव स्टडीज को। और मैंने आपको कहा था कि जब क्वालिटेटिव में डिजाइन, वो बता रहा था कहीं बीच में आपको क्वालिटेटिव स्टडीज के बारे में, रिसर्च अप्रोच में, सॉरी प्रोसेस में, मैंने कहा था क्वालिटेटिव स्टडीज में जनरली कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होता है। क्वालिटेटिव स्टडी जितनी भी हम करते हैं, चाहे हिस्टोरिकल है, ग्राउंडेड थ्योरी है, चाहे इथनोग्राफिक है, जो कल्चर से बेस्ड है, उनमें कहीं पर भी हम कोई भी फॉर्मूलाज यूज नहीं करते हैं। तो ये जो होगी स्टडीज सेम उसी के बेसिस पे है, बट यहां पर कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज नहीं होगा। और कौन सी स्टडीज के लिए करेंगे, क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए करेंगे, और उन सबको अपन रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद कुछ हो सकता है उसके बेसिस पे कुछ न्यू थ्योरी और नया कंसेप्ट अपन क्या करें, जनरली डेवलप करें, लेकिन सिस्टमिक रिव्यू में कोई नया थ्योरी या न्यू कंसेप्ट हम डेवलप नहीं करते हैं। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। मैंने क्यों बताया है, मैं इसका एमसीक्यू जाएगा वहां पे आपको समझ में आएगा कि मैंने चारों को एक्सप्लेन क्यों किया, बाकी मैं नाम क्यों बताना चाह रहा था आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक क्रिटिकल है, ठीक है ना, और मैंने इसको फाइंड आउट किया तो मुझे कहीं पे इसके बारे में ज्यादा कुछ मिला नहीं, तो मुझे लगा कि शायद ये किसी बच्चों के लिए जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए यूजफुल हो सकता है। 4 टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, क्लियर। नैरेटिव हो गया, सिस्टमिक, इट इंक्लूड्स मोर सिस्टमिक एंड रिगरस अप्रोच ऑफ लिटरेचर रिव्यू, और जनरली सिस्टमिक में अपन जनरली मेथोडोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि रिसर्च सेटिंग कौन सी थी, सैंपल आपने क्या लिया था, सैंपलिंग टेक्निक कौन सी आपने यूज की थी, सैंपल साइज आपकी क्या थी, रिसर्च सेटिंग या रिसर्च डिजाइन कौन सी आपने यूज की, उस पर ज्यादा अपना फोकस रहता है मेथोडोलॉजी पे। क्या, द मेन एम इज टू फाइंड आउट द आंसर फॉर द वेल फोकस्ड क्वेश्चंस एंड इट शुड इंक्लूड द मेथड्स यूज फॉर द सर्चिंग, इवेल्युएटिंग एंड सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर, ठीक है। वो सारी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ज्यादा डिटेल में, ठीक है, पर आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि चारों है क्या, क्लियर।
मेटा एनालिसिस बता चुका हूं मैं आपको। मैंने कहा था एडवांस फॉर्म है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को लिटरेचर रिव्यू माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है भाई? अगर कभी पूछ रहे हो मेटा एनालिसिस, क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है ये, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन अगर पूछे कभी इन फ्यूचर कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिव्यू कौन सा, तो वो कौन सा भैया? मेटा एनालिसिस। क्लियर? The main aim to involve the findings of the several quantitative studies, ठीक है, on single subject area and carry out the statistical computation, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा भैया, statistical computation, then using the standardized statistical techniques and procedures, ठीक है। और जो मेटा सिंथेसिस था वो क्या भैया? एक तरह से नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, और इंटीग्रेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं फाइंडिंग्स ऑफ द मल्टीपल, दैट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज। वहां क्वांटिटेटिव को कर रहे थे, या किसको करते हैं भैया? क्वालिटेटिव को करते हैं। समझ में आई कहानी? ठीक है, अब नियर एंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम। मेटा एनालिसिस हो गया, मेटा सिंथेसिस हो गया, नहीं, दो टॉपिक हैं, सोर्स है, इसके बाद इसके स्टेप्स, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, मैं यहां से जो चीजें लेके जाऊंगा। लिटरेचर रिव्यू समझ में आ रहा है? क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, वैसे थोड़ा बोरिंग टॉपिक है ये, पर मैं इसको साथ में लेना चाह रहा था, लेकिन आज लास्ट बोरिंग टॉपिक से हम निजात पाएंगे। कल से 100% आपको बोरिंग टॉपिक नहीं मिलेगा, है ना। कल से बहुत अच्छा टॉपिक मिलेगा, जो मेरे लिए भी बहुत अच्छा, मेरा भी इंटरेस्टिंग है, और शायद आपको भी समझ आएगा कि वो एक जैसे हार्ट है रिसर्च का। हाँ, और मल्टीपल टाइम्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो दोनों जो क्लासेस उसमें से आते हैं, क्लियर। बट हम चाहते हैं कि मेरे सब्जेक्ट से अगर कोई क्वेश्चंस आए तो गलत ना करें, मतलब मैंने पढ़ाया हुआ हो, गलत करे या नहीं करा हो तो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा ऐसा है कि मेरा पढ़ाया हुआ ना हो ऐसा नहीं आया कोई क्वेश्चन, क्लियर। ये मेरा एम है। टाइप्स की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, सॉरी सोर्स की बात कर रहा हूं। सोर्स जो है जनरली लिटरेचर रिव्यू के जो है दो टाइप के सोर्स है, वन इज द प्राइमरी और सेकंड वन इज द सेकेंडरी, ठीक है। तो मैंने प्राइमरी सोर्स का मतलब मैं बता देता हूं आपको। प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या? प्राइमरी का मतलब क्या है कि जिस भी पर्सन ने, जिस भी रिसर्चर ने रिसर्च स्टडी किया है, खुद ने, सपोज मैंने रिसर्च स्टडी किया है कुछ भी, तो आप जो रिव्यू का जो डेटा ले रहे हैं वो मेरे से ले रहे हैं, मतलब प्राइमरी, डायरेक्ट आप उससे ले रहे हैं, है ना। माध्यम कुछ भी हो सकता है ना। चैनल, मैंने मेरे आर्टिकल को सपोज न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, किसी जर्नल में पब्लिश किया, किसी मैगजीन में पब्लिश किया, किसी इंटरनेट की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया, तो दीज आर जनरली चैनल्स या मीडियम, वो माध्यम है। बट मैं प्राइमरी सोर्स हूं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को डेटा कि यू कैन यूटिलाइज और यू कैन रीड। समझ में आ रही है? तो जो प्राइमरी पर्सन, जो खुद पर्सन जो है, रिसर्चर जो है, आप उसी से अगर डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं रिव्यू करने के लिए, तो दैट इज द प्राइमरी सोर्स। समझ में आई कहानी? सेकंड इज द सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स जो मैंने तीनों बताए थे ना आपको, मेटा एनालिसिस, मेटा सिंथेसिस और सिस्टमेटिक या सिस्टमिक रिव्यू, उसमें हम क्या करते हैं, आपने स्टडी किया, आपने स्टडी किया, आपने स्टडी किया, मैंने सबका क्या कर दिया, कंबाइन कर लिया। मैंने आपसे इंडिविजुअल से सारे डेटा नहीं लिया और रिजल्ट नहीं निकाला आपने, है ना। सबको क्या कर दिया, कंबाइन कर लिया, और उसका एनालिसिस करके जनरली मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कोई जाके वहां डेटा कलेक्ट नहीं किया है। समझ में आई कहानी? मैंने कोई आपसे डेटा कलेक्ट नहीं किया है, आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने किया, मैंने उसका एनालिसिस करके रिजल्ट निकाला, और मैं आपको क्या कर रहा हूं, उसको कन्वे कर रहा हूं। तो दीज टाइप और दीज आर द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी सोर्स, जो जनरली क्या होता है, पीयर रिव्यूड होते हैं। ये मतलब ग्रुप ऑफ रिसर्चर उसको रिव्यू करते हैं और उसको क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। लेकिन डायरेक्ट रिसर्चर से आप जनरली क्या करते हैं, डेटा या जो आपका स्टडी है उसको कलेक्ट नहीं करते हैं, तो दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स। इसलिए मैंने आपको सिस्टेमिक, मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस बताया था वहां पर। बाकी आपको समझ में कहानी नहीं आती। आ गई? चलिए बात करता हूं क्विक। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे टॉपिक थोड़ा छोटा है, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, क्लियर। क्या मैं उसमें साथ साथ ऐड करने लग गया, ताकि आपको फिर बाद में कराता हूं तो भूल जाता है कहानी, ठीक है। प्राइमरी सोर्स मैंने कहा आपको, ओरिजिनल, पीयर रिव्यूड एंड पब्लिश्ड रिसर्च जर्नल आर्टिकल्स। पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। इट्स इंपॉर्टेंट,
रिपोर्टेड बाय ओरिजिनल रिसर्चर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ में आई कहानी? जो ओरिजिनल रिसर्चर्स हैं वो उसको रिपोर्ट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ए प्राइमरी सोर्स इज रिटन बाय ए पर्सन हु डेवलप्ड द थ्योरी और कंडक्टेड द रिसर्च। खुद ने जिसने डेवलप किया है और जिसने रिसर्च कंडक्ट की, मतलब प्राइमरी सोर्स हो गया आपका, एक तरीके से कहना चाहूंगा। क्लियर? और इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन रिटन बाय द पर्सन हु कंडक्टेड इट। उसी ने रिसर्च कंडक्ट की और उसी ने उसको लिखा है, दैट इज द प्राइमरी सोर्स। क्लियर है भैया? ठीक। लाइक एंड नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल, जितने भी अपन जर्नल में पब्लिश करते हैं, अपन उसको करते हैं रिसर्च को, और अपन उसको जर्नल में क्या करते हैं, पब्लिश करने के लिए दे देते हैं। क्लियर? हाँ हाँ, आप उसको लेना प्राइमरी है, मैंने पब्लिश किया। लेकिन आप अगर सिस्टमिक रिव्यू कर रहे हैं, आपने मेरी रिसर्च स्टडी ली, आपने इनकी स्टडी ली, इनकी स्टडी ली, सेम टॉपिक पे मल्टीपल स्टडीज लिया आपने, ठीक है, और उसका एक सारांश निकाल कर एक सिस्टमिक, मैंने कभी लिखा नहीं है अभी तक, है ना, लिखना है मुझे भी, पर मैंने अभी तक लिखा नहीं है, सिस्टमेटिक रिव्यू नहीं लिखा कभी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज को एक्यूमुलेट करके मैं मेरी तरफ से उनको क्या कर रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं, वो क्या है, सिस्टमेटिक है। या मैंने आप सबका डेटा लिया, उसको एनालिसिस किया, प्रिज्मा और इस तरीके से, उसकी भी फुल फॉर्म बताऊंगा कभी फ्यूचर में अगर एग्जाम आ जाए। प्रिफर्ड रिपोर्टिंग आइटम ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस का फुल फॉर्म है प्रिज्मा। मुझे कभी इंटरव्यू में पूछी गई थी, तब मुझे भी नहीं आई थी, ठीक है। तो वो सिस्टमिक रिव्यू है और मेटा एनालिसिस, तो वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स के पास। सेकेंडरी सोर्स बता चुका हूं मैं आपको, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज प्रिपेयर्ड बाय द समवन अदर्स, ध्यान से, प्रिपेयर्ड बाय द समवन अदर्स देन द ओरिजिनल रिसर्चर। मैं रिसर्चर नहीं था ओरिजिनल, मैंने नॉलेज असेस नहीं किया, पर मैंने आपकी स्टडी का डेटा ले लिया, आपकी स्टडी का डेटा ले लिया, आपकी स्टडी का ले लिया, सबका ले लिया, और उसका एनालिसिस करके मैंने अपना एक नया रिजल्ट दे दिया, एक एवरेज करके मैंने अपना रिजल्ट दे दिया, ठीक है। लेकिन मैंने डेटा खुद कलेक्ट नहीं किया है, तो वो क्या है भैया, एक तरह से सेकेंडरी सोर्स है। क्या? दे आर रिटन बाय द पीपल अदर देन द इंडिविजुअल्स हु डेवलप द थ्योरी और कंडक्टेड द रिसर्च, अदर देन दैट। क्या? यहां मैंने एग्जांपल लिखा है, दैट इज अ सिस्टमिक रिव्यू, मेटा सिंथेसिस और मेटा एनालिसिस। इसलिए मैंने वो बताया था कि आपको नहीं तो ये भी क्लियर नहीं हो पाता कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। लोग सोचते हैं कि रिसर्च, ऐसा कौन सी रिसर्च होती है जिसमें हम बहुत सारी स्टडीज को करके नया कुछ करते हैं, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर? लास्ट सॉरी इसी का पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट इसी में है, द सोर्स, जो प्राइमरी और सेकेंडरी तो है, ठीक है, जो मैं आपसे डायरेक्ट ले रहा हूं वो प्राइमरी है, किसी और से लिया और मैंने किया वो सेकेंडरी है। बट मैंने एक वर्ड यूज किया था कि मीडियम, कि आपने क्या किया कि जर्नल में पब्लिश किया, मैगजीन में पब्लिश किया, किसी वेबसाइट पे डाल दिया आपने, वैसे तो अपन एक्सेस करते हैं। रिसर्च कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं अपन, गूगल पे आपने सर्च कर लिया, गूगल पे सर्च कर लेते हैं इस पे क्या स्टडी हुई है ना, किसी वेब पेज पे आपने सर्च कर दिया, या अगर आप जर्नल्स पढ़ते होंगे तो किसी आपकी लाइब्रेरी में पढ़ी होगी तो आप जर्नल्स में देखते होंगे कि इस जर्नल में आपका डेटा पब्लिश हुआ है। क्लियर? तो उनको जो एक्सेस करना, उनको प्राप्त करना जो है, हाउ टू गेन, जो मीडियम है, उसके दो सोर्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सोर्स एंड सेकंड इज द प्रिंटेड सोर्स। क्या क्या सोर्स है भैया, जिसको मैं एक वर्ड यूज कर, मीडियम, माध्यम जो है वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कह सकता हूं भैया, ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक है, और कौन सा भैया, प्रिंटेड है। इससे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रॉनिक समझ रहे हैं आप क्या हो सकता है, डिजिटल जो है एक तरह से, ठीक है। प्रिंटेड सोर्स जो, हाँ, उसको मैं एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, यहां दो चीज मैं आपसे बताते हुए चलूंगा मैं आपको, जिनको आप समझ लें, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक सोर्स में सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, करते हैं आप, ठीक है। आपके पास बहुत सारे वेब पेज हैं, कुछ वेब पेज होते हैं, ठीक है, कुछ सर्च इंजन होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है, जैसे आप देखेंगे गूगल क्रोम, अगर आप कोई मोबाइल या लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला आता है ना, फायरफॉक्स आता है, गूगल क्रोम आता है ना। तो जनरली ये क्या आपके वेब है, ये क्या है आपका वेब है। आपने मोजिला खोला, फिर आप गए उसके अंदर, आपने क्या गूगल टाइप कर दिया सपोज, ठीक है, और गूगल पे आप क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और गूगल हो सकता है, याहू हो सकता है,
है ना। ऐसे बहुत सारे, इनको क्या बोलते हैं अपन, सर्च इंजन। भैया ध्यान से समझना, दो चार चीजों में डिफरेंस बताता चल रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक सोर्स में, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया कि जब भी मैंने आपको कहा कि भैया इसके ऊपर टॉपिक सर्च करो, ठीक है, अब जर्नल तो आपके अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, लाइब्रेरी में होगी या कहीं पर होगी, तो आप क्या गए भैया, खोला इंटरनेट, ठीक है, तो कोई मोजिला के अंदर खोलेगा, कोई फायरफॉक्स में खोलेगा, कोई गूगल क्रोम के अंदर खोलेगा, वो आपके क्या है, वेब है, ठीक है। फिर उसके अंदर आप सर्च करते हैं, कोई याहू पे सर्च करेगा, कोई वेब क्रॉलर पे करेगा, कोई गूगल पे सर्च करेगा, तो ये क्या है आपके भैया, सर्च इंजन। इनको क्या बोलते हैं भैया, सर्च इंजन। तो जो सर्च इंजन होता है वो क्या है भैया, सभी सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना, गूगल पे डालो तो कुछ भी मिल जाता है ना, कुछ भी मिल जाता है, कुछ भी डालो, बिलीवर्स नर्सिंग एकेडमी सपोज, है ना, आ जाएगा उसके बारे में, है ना। तो आपने कोई न कोई वेबसाइट बनाई होगी, है ना, वेबसाइट बनाई होगी आपने, ठीक है, तो आपने उसको सॉफ्टवेयर को आपने उसमें अपलोड किया होगा, तभी तो उसको एक्सेस कर पा रहा है, क्लियर। तो जो सर्च इंजन होता है वो क्या है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक तरह से क्या है भैया, कलेक्शन है। समझ में आई यहां तक कहानी। थर्ड, और इसके बाद मैं नीचे लेके जाता हूं आपको। सपोज आपने उसमें डाला कि बिलीवर्स नर्सिंग एकेडमी डाल दिया आपने, क्लियर, या किसी का भी नाम डाल दिया आपने, कुछ भी डाल दिया, ठीक है, तो वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर जो है कहीं पर लोकेटेड होगा, वहां से तो सर्च इंजन उसको रिट्राइव कर रहा है और आपको उसका इंपार्ट कर रहा है, वही होगा ना, ठीक है। मैं दो तीन चीजें लेके जाऊं, वापस चल रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको वेब बताया था, आपको मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, वेब है आपका, क्या। सेकंड मैंने आपको बताया था सर्च इंजन, जो गूगल है, याहू है, वेब एक्सप्लोरर है, बहुत सारे हैं, ठीक है। और सर्च इंजन को मैंने कहा था कि ये क्या है भैया, कलेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, सभी सॉफ्टवेयर का क्या है भैया, कलेक्शन है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। अब क्या होता है कि आपने डाला, सपोज कोई भी टॉपिक डाला, एक बिलीवर्स नर्सिंग एकेडमी का एक सॉफ्टवेयर बना रखा अपन ने, ठीक है। बिलीवर्स नर्सिंग एकेडमी के जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अपन ने ये रिसर्च की कोई क्लास डाल दी, अपन ने क्लास डाल दी, सपोज आपने डाला रिव्यू ऑफ लिटरेचर की क्लास, ठीक है। मैंने गूगल के ऊपर डाला रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सर्च किया उसने, अब उसने सर्च किया सॉफ्टवेयर में गया, ठीक है, जहां जहां पे सॉफ्टवेयर था, बिलीवर्स में था और किसी कोचिंग क्लास के था, किसी पढ़ाया हुआ था, वो सारे आपके उसमें लिस्टेड होकर के आ जाते हैं, ऐसे आता है, ठीक है। आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो या तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, वेब पेज ओपन हो जाता है, और आप उसको क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं, क्लियर। तो जो ये सॉफ्टवेयर जो है, ये जो उनकी लोकेशन जो है सॉफ्टवेयर की, ठीक है, जहां पे वो सेव्ड है, या मैं उसको अपनी एक लैंग्वेज में कहूं सॉफ्टवेयर को, एक तरह से क्या है, लाइब्रेरी है। जैसे एक बिलीवर्स की लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस डली हुई है, बहुत सारी क्लासेस में वीडियो डाल रखे, आप उसको क्या कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर की जो लोकेशन है, उसको जो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डेटाबेस। मैं तीन वर्ड बताया मैंने आपको, जनरली दो वर्ड बताया, सर्च इंजन और डेटाबेस। सर्च इंजन क्या है, कलेक्शन है सभी सॉफ्टवेयर का, ठीक है, और डेटाबेस क्या है, उन सॉफ्टवेयर की क्या है, लोकेशन है, उनके क्या भैया, लोकेशन। तो दो चीज के डिफरेंस अब याद रखें, सर्च इंजन क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, तो आप उसको क्लेरिफाई कर पाएंगे। अब मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन है क्या, सर्च इंजन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है ना। आप न्यू है वैसे, क्योंकि रिसर्च पूरी हो चुकी, थोड़ा सा लगेगा, है ना, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, अभी पुराने वाले इसको नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। सर्च इंजन क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, इतना समझ रहे हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे कोई भी टॉपिक, ठीक है, तो सर्च कर रहे हो क्या है, सर्च इंजन है, और सभी सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन है। और जो डेटाबेस क्या होता है, उन सॉफ्टवेयर की लोकेशन है। मतलब मैंने कहा कि रिसर्च की जो क्लास है, ठीक है, जो मैंने डाली हुई है, वो क्या है, बिलीवर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, बिलीवर्स की लाइब्रेरी, उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, और मैंने उसको क्या कर दिया, रिट्राइव कर दिया, क्लियर। अब मैं लेके चल रहा हूं, आगे समझेंगे आप कि डेटाबेस का मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर सर्च थ्रू वेब may be very useful, but sometimes it can be time consuming, क्योंकि बहुत मुश्किल से सर्च करता है, and unpredictable because there is many websites and web pages that can lead to the information overload and confusion. Overload होती है तो बहुत सारी सर्च होता है, ठीक है। तो जनरल लिटरेचर सर्च कैन बी कंडक्टेड थ्रू द सर्च इंजन लाइक याहू, गूगल, वेब क्रॉलर, अल्टा विस्टा, से बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। जनरली हम तो गूगल को ही जानते हैं, याहू को जानते होंगे बहुत सारे लोग, है ना, जो भी याहू की मेल आईडी बनाते हैं, इसलिए
है ना, हॉटमेल, याहू, इस तरीके से। तो बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, लेकिन मोस्टली यूज होता है वो गूगल। अब जानो गूगल ही है वो, है ना, वो सर्च इंजन है भैया, बहुत सारे होते हैं, डक डक गो होता है, आईफोन जो यूजर्स हैं, है ना, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। गूगल तो जानते होंगे आप सब लोग, ठीक है। तो वो क्या भैया, सर्च इंजन है। क्लियर, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन आएगा और जो ध्यान नहीं, मैं उसी से पूछूंगा वो क्वेश्चन, मुझे सब पता दिख रहा है, ठीक है ना, मुझे पता चल जाता है, मुझे उसी से पूछूंगा मैं आपको, है ना। सर्च इंजन इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बताया मैंने आपको भी, क्लियर, याद है, ठीक है। कलेक्ट फ्रॉम द वेब, इंडेक्स इट। नेक्स्ट मैंने वर्ड यूज किया था आपसे, डेटाबेस। डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन अरेंज फॉर स्पीड ऑफ एक्सेस, को एक इंडेक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं। और इन अदर वर्ड्स, डेटाबेस इज अ स्टोरेज लोकेशन। जैसे इस बिलीवर्स की जो लाइब्रेरी है, बिलीवर्स के अंदर वो मेरा यूट्यूब का वीडियो है, ठीक है, और लेकिन मैं गूगल पे डालूंगा, ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बाय सुनील सर आपने डाला सपोज, ठीक है, वो आ जाएगा। और वो कहीं से सर्च करते करते वहां से ले आया उसको, ठीक है ना, वो तो ले आया, सर्च इंजन था, ठीक है, लेकिन वो रखा कहां हुआ है, वो वहां रखा हुआ है। कोई आर्टिकल पबमेड में होते क्या होते, मैं बात करूंगा अभी आपसे, क्लियर, डिफरेंस समझ में आया, क्लियर। द मेन टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर अवेलेबल, कौन कौन से होते हैं डेटाबेस, जिसको आप रिट्राइव कर सकते हैं। यहां से मैं एक और क्वेश्चन, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलूंगा। मैं दो वर्ड लेके चल रहा हूं यहां से आपको, बिब्लियोग्राफी और फुल टेक्स्ट अवेलेबल, ठीक है। यहां से मैं डिफरेंस बता रहा हूं, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, आपने जब भी कभी असाइनमेंट बनाए होंगे, लेसन प्लान बनाए होंगे, लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, जहां से उठाया आपने उसको लिख देते हैं। कहीं कहीं आपने रिसर्च आर्टिकल कभी जीवन में पढ़ा हो किसी का भी, तो लास्ट में रेफरेंस लिखते हैं, है ना, क्या कहां से उन्होंने लिया। तो फिर दोनों का डिफरेंस है क्या, है क्या। बिब्लियोग्राफी में हम रेफरेंस लिखते हैं कि मतलब एक बिब्लियोग्राफी के उसके अंदर रेफरेंस। चलो मैं एक लाइन में बता देता हूँ, वर्ड आया इसलिए, यहाँ पे वो टॉपिक अलग है, कभी मैं इसको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस ध्यान से सुन लेना भैया, प्लीज जाग जाओ थोड़े से। बिब्लियोग्राफी वर्ड और रेफरेंस वर्ड जो है, ठीक है, मैं सपोज कोई लेसन प्लान बना रहा हूं या रिसर्च स्टडी कर रहा हूं, क्लियर, तो मैं बहुत सारी चीजों से नॉलेज देता हूं, ज्ञान बहुत सारी चीजों से प्राप्त करते हैं, है ना, करते ही हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, लेकिन मैंने सपोज 10 बुक्स पढ़ी, 10 वीडियोस देखे, ठीक है, और 10 जर्नल्स पढ़ी एक टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए। नॉलेज तो मैंने लिया उसको पढ़ने के लिए, कैसे लिखना है, करना है, लेकिन सभी जहां से मैंने नॉलेज लिया है इंप्लीमेंट कराने के, मैं सभी को रिसर्च स्टडी में इंक्लूड नहीं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने पढ़े, 10-20 पढ़े नॉलेज असेस करने के लिए, लेकिन 2, 4, 5 को ही आपने क्या किया, उसमें रेफरेंस में आपने उसमें क्या किया, इंक्लूड किया आपकी स्टडी के अंदर। तो जिनको आप इंक्लूड कर रहे हैं, ओनली जिनको आप इंक्लूड कर रहे हैं, वो क्या है, आपके रेफरेंस है। लेकिन रेफरेंस के अलावा भी हम नॉलेज लेने के लिए बहुत सारी जगह से बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन हम उनको हमारी स्टडी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, तो दैट इज द बिब्लियोग्राफी। तो जब बिब्लियोग्राफी लिखते हैं तो उनके बारे में भी हम उसको लिखते हैं जिसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, बट वी गेन द नॉलेज, है ना। नॉलेज लेने के लिए हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किताबें पढ़ी है अपन ने। सपोज मैंने एक टॉपिक तैयार किया, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या, तो मैंने उसमें लिखा कि आर्टरी का प्रेशर इतना होता है, एट्रिया का प्रेशर इतना होता है, वेंट्रिकल का प्रेशर इतना होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है 2 होती है, पल्मोनरी वेन जो होती है 4 होती है, ठीक है, अपन लिखा सपोज, क्लियर। तो आपने कहीं ना कहीं सपोज आपने टोटोरा की बुक से लिया या सेम्बुलिगम की बुक से लिया, तो आपने उसका मेंशन कर दिया कि ये डेटा जो मैंने लिया 4 पल्मोनरी वेन होती है, आप देख लो सेम्बुलिगम की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, उसका प्रेशर इतना होता है, मैंने इससे ले लिया। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने के लिए सपोज आपने टोटरा भी पढ़ी होगी, रोजन विल्सन बुक पढ़ी होगी, है बहुत सारी बुक्स आती है, पढ़ी होगी उसको समझने के लिए टॉपिक, लेकिन उसको आपने आपके उस टॉपिक में इंक्लूड नहीं किया। जिसको इंक्लूड किया है वो रेफरेंस है, और नॉलेज असेस करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, सॉरी, आपने बहुत सारी जगह से पढ़ा है, वो क्या है आपका बिब्लियोग्राफी। तो जब बिब्लियोग्राफी लिखेंगे आप, तो आप सेम्बुलिकम की बुक भी लिखेंगे, टोटोरा की बुक का भी लिखेंगे, आप रोजन विल्सन की बुक का भी लिखेंगे, सबका लिखेंगे, लेकिन जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो आपने एक बुक से लिया, तो वो आपका क्या है भैया, रेफरेंस है। तो बिब्लियोग्राफी एक ब्रॉड एस्पेक्ट होता है, रेफरेंस एक आपका क्या है, शॉर्ट नैरो एस्पेक्ट होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, क्लियर।
मैं यहां पे जो कह रहा हूं, आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप सर्च करते हैं तो आइदर उसी का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन फुल टेक्स्ट अवेलेबल होता है या केवल बिब्लियोग्राफी या एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है ओनली। क्लियर? और इनको जो सर्च करने का तरीका है, ठीक है, बहुत सारे डेटाबेस हैं, उनको बताओ उसकी फुल फॉर्म आती है, बस ये याद रखें आप, इसलिए मैंने उनको डाला है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है ये फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिन्हाल? सिन्हाल जो है इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है भैया। ठीक है, ये एक डेटाबेस है जिससे के अंदर बहुत सारे नर्सिंग की लिटरेचर उसके अंदर रहती है, हम उसको क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। सिन्हाल, क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर, इसकी जनरली फुल फॉर्म बहुत बार आई है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। ठीक है, ये एक स्टोरेज लोकेशन है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स रखे हुए हैं, उसको हम क्या करते हैं, जनरली सर्च करते हैं। आप अगर पेपर पुराने देखे होंगे तो सिन्हाल की फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, डेटाबेस है, इससे मैं बता रहा हूं आपको। एक और क्वेश्चन बताऊंगा इससे आगे। एक होती है मेडलाइन, अभी तक पूछी नहीं गई पर मेडलाइन आ सकती है, क्योंकि सिन्हाल जो होती है जनरली ऐसा सॉफ्टवेयर लोकेशन है जिसमें जनरली नर्सिंग के रिसर्च आर्टिकल्स मिलते हैं आपको। और जो मेडलाइन होता है इसके अंदर जनरली मेडिकल के आर्टिकल्स मिलते हैं, है ना, जो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है जिसमें नर्सिंग भी आ गए, ठीक है, वो कहां मिलते हैं, मेडलाइन सॉफ्टवेयर में। और उसकी फुल फॉर्म होती है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइव्ड सिस्टम ऑनलाइन। ये याद रहे भैया, ये याद करने का पार्ट है। समझ में आ गई? ये और भी होती है, ऐसे मैंने लिख दी है, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश नर्सिंग इंडेक्स है, मेडलाइन प्लस है, जो मेडलाइन है लिख देना इसको, मेडलाइन प्लस है, नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस है, रजिस्ट्री ऑफ नर्सिंग रिसर्च है। ये बहुत सारे डेटा, एक इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट किया, एक कॉक्रेन डेटाबेस ऑफ सिस्टमिक रिव्यू, इसमें जनरली सिस्टमिक रिव्यू मिलते हैं। कॉक्रेन ये पेड होता है ना, फ्री में आप उसको एक्सेस जनरली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन नाम याद रहे, कॉक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिक है, साइक इन्फो है, और एक इंपॉर्टेंट है डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट एम्बेस, इसकी फुल फॉर्म याद रखें, एक्सकेप्टा मेडिका डेटाबेस। एम्बेस, तीन चीज की फुल फॉर्म जनरली याद रखें। सिन्हाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है फुल फॉर्म। ठीक है, मेडलाइन की नहीं पूछी गई पर मुझे उम्मीद है अगर कभी आ सकता है क्वेश्चन, मेडलाइन। और थर्ड वन है एम्बेस। कॉक्रेन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉक्रेन पर पता चला कि डेटाबेस है, ये ध्यान रहे। ठीक है, फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो एम्बेस की आपको याद रखता है। ठीक है, एक्सकेप्टा मेडिका डेटाबेस। ठीक है, अब मैं डेटाबेस इतने बता दिया था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन क्या चीज होती है, डेटाबेस क्या होता है ना, ये लिंक है सारा। समझ में आ गई भैया? ठीक है, फोटो ले लेना, लास्ट में रुक जाऊंगा मैं मेरे। नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, प्रिंटेड सोर्स। ये इलेक्ट्रॉनिक सोर्स थे, तो सॉफ्टवेयर आप इलेक्ट्रॉनिकली आप सर्च करते हैं। प्रिंटेड सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, हाँ, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, है ना, कोई रिपोर्ट रिसर्च जो भी पब्लिश हो रही है। ठीक है, प्रिंटेड सोर्स आर आल्सो यूजफुल, एग्जांपल जर्नल्स, रिसर्च रिपोर्ट, लेकिन वो भी रिपोर्ट है, पब्लिश होगी कहीं कहीं। ठीक है ना, अनपब्लिश्ड डिसर्टेशन थीसिस, बहुत सारे थीसिस बनाते हैं आप, वो अनपब्लिश्ड होती है, लाइब्रेरी में रखी हुई रहती है, तो वो भी एक सोर्स है, चल रहा है। देख रहे हैं कि बंद तो नहीं हो गया, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा है बस, नियर टू एंड है अपन, है। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स और बुक्स ऑल्सो, क्लियर। तो दीज आर द सोर्स। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स के बारे में मैंने बताया आपको, और प्रिंटेड सोर्स के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स में मैंने आपको वेब बताया था, सर्च इंजन बताया था, और डेटाबेस बताया था। जब एमसीक्यूज करेंगे तो समझ में पड़ेगा आपको कि समझ में आया या नहीं आया। लास्ट इज द स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। स्टेप्स क्या होते हैं मैं केवल एक्सप्लेन करूंगा, रीड नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट है स्टेप, उसका नाम है, देखिए स्टेप्स आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे तो स्टेप्स के नाम बदल बदल करके दिए हुए हैं, लेकिन जो उसका कोर है, सारांश है, वो मैं आपको बता रहा हूं, वही चीज है ना। ठीक है, फर्स्ट इज एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, मैंने कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, मुझे सपोज कोविड की वैक्सीन बनानी है, ये मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कोविड-19 से रिलेटेड या वैक्सीन से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको मैं क्या करूंगा, क्रिटिकली रीड करूंगा। तो जो क्रिटिकली अपन उसको रीड करते हैं, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। पहले रीड करोगे आप, उससे रिलेटेड सर्च करोगे, और सर्च करके आप क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, यही कहानी होगी। इसी को क्या बोलते हैं, एनोटेटेड बिब्लियो। पहली स्टेप यही होगी जनरली,
है ना, मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है तो मुझे पहले सर्च करूंगा, उनको रीड करूंगा, ठीक है। Then this stage researcher read the articles, books and other type of literature later. Next part, that is a thematic organization. Thematic organization, thematic word theme. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं अपनी स्टडी से लेके चलता हूं, जो अपन स्टडी कर रहे हैं भैया, लेसन प्लान की क्या देख रहे हैं, इफेक्टिवनेस देख रहे हैं रिगार्डिंग द ब्रोंकाइटिस अमंग द बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर राजस्थान, है ना, एक टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे इफेक्टिवनेस देख रही है तो कुछ आर्टिकल मुझे मिलेंगे जो इफेक्टिवनेस देख रहे होंगे लेसन प्लान की रिगार्डिंग द ब्रोंकाइटिस, कुछ सीओपीडी से मिलेंगे, उसी का पार्ट है, ठीक है। कोई लेसन प्लान की जगह स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस देख रहे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो प्रिविलेंस रेट बता रहे होंगे कि सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस कितने लोगों को होता है, कुछ ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जो इंसिडेंस बता रहे होंगे कि ब्रोंकाइटिस या क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक उससे रिलेटेड आपको मिलेंगे, तो उनको आप अलग अलग थीम में डिवाइड कर देंगे। ये क्या भैया, प्रिविलेंस के ऐसे आर्टिकल हैं, ये इंसिडेंस के हैं, ये इफेक्टिवनेस के हैं, ठीक है, ये लेसन प्लान की इफेक्टिवनेस के हैं, ये स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम की, ऐसे आपने डिफरेंट डिफरेंट थीम में क्या कर दिया, उनको जनरली भैया डिवाइड करके ऑर्गेनाइज कर दिया। समझ में आई कहानी? भाई कोई भी रिव्यू करने जा रहे हैं, पहले सर्च करते हैं, उनको अपन रीड करते हैं, उससे रिलेटेड जो जो भी आर्टिकल हमें मिल रहे हैं उनको हम एक थीम देख करके हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। दैट इज अ थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, क्या यही लिखा हुआ है कहानी। फिर हम उसको क्या करते हैं भैया, मोर रीड करते हैं। फिर वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, दैट इज क्रिटिकली और स्ट्रेटेजिकली मोर रीड करते हैं। क्रिटिकली और स्ट्रेटेजिकली हम क्या करते हैं, उसको ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, उसको एनालिसिस लाइक क्रिटिकली और स्ट्रेटेजिकली हम क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं और उसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंस जो हो सकता है उसको हम उसको जनरली निकालते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ द मोर रीडिंग। ऐसे होता है ना, एक बार आपने रीड कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, तो उसको मोर रीड करते हैं। बेस्ड ऑन द गेन नॉलेज थ्रू द प्राइमरी रीडिंग्स, researchers have the better understanding about the research topic and to discover the specific knowledge. फिर क्या करते हैं, अपन ने मोर रीड कर दिया, उसको अच्छे से समझ लिया अपन ने उसको, फिर आपने इंडिविजुअल सेक्शंस लिखा। प्रिविलेंस का सेक्शन लिख दिया आपने, 2-3 लाइन में प्रिविलेंस रेट इतनी आई, ठीक है, इंसिडेंस इतनी आई, इफेक्टिवनेस इतनी आई, ठीक है। तो उसको आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स के सेक्शंस को क्या करते हैं अपन, उसको जनरली आप उसको क्या करते हैं, राइट करते हैं। मैं इसको समराइज कर दूंगा, तो उसी का हेडिंग क्या है भैया, राइट द इंडिविजुअल सेक्शन। आपने इंडिविजुअल लिख दिए, फिर आप उन सबको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। आप सबको उनको क्या करते हैं, जोड़ करके एक रिव्यू जनरली आप बना दें। सिस्टमिक रिव्यू में इसमें ऐसे करते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट जो है दैट इज इंटीग्रेट द सेक्शंस, उसमें आप सबको क्या कर देते हैं भैया, इंटीग्रेट कर देते हैं। एंड फाइनल इंटीग्रेट करने के बाद क्या करते हैं, उसको आप उसको पब्लिश कर देते हैं। चीज अब मैं बात करता हूं एमसीक्यू